Hello students, welcome back to my channel Learn Here Class 8. In the previous video we have completed the first chapter of science, crop production and management. So in this video we are going to discuss the exercises of this chapter and some extra questions also. The first question is, select the correct word from the following list and fill in the blanks. अब अपन को इसमें से blanks को fill करना है. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि क्रॉप क्या होती है. जब एक ही टाइप के प्लांट्स बहुत सारी जगह, एक ही टाइप के प्लांट्स बहुत बड़े स्केल पे एक ही जगह पे ग्रो होते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़, ये अपन ने जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा था? ये आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, इसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स वगैरह वगैरह. अपन आगे और सारे टॉपिक्स पढ़े थे. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन. जो डैमेज सीड्स है मैंने आपको बताया था वो खोखले होते हैं तो वो फ्लोट करते हैं. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. तो ग्रोइंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. इट इज़ ऑब्वियस सी बात है ये. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैच दी फॉलोइंग में अपन देखिए, अब खरीफ क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो, रेनी सीजन में ग्रो होती है, तो इसका आंसर है पैडी और मेस. रबी क्रॉप जो विंटर में, यानी कि वीट, ग्राम एंड पी. केमिकल फर्टिलाइज़र में ये आपको एग्जांपल देने, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. अब ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये एनिमल एक्सक्रिएटर है, ये काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट से बनता है. अब इसमें हमको एक फूड फॉर कैटल दे रखा है, तो हमारे तो यहाँ पे मैंने बच्चों को फॉडर करवा दिया था. यहाँ पे फूड फॉर कैटल में कैटल का फूड क्या होता है? फॉडर मतलब आपको पता ही होगा, घास होता है. ओके, अब गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. इसमें आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं. खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स. ओके, एनी 2 एग्जाम्पल्स जो आपको याद हो जाए. ओके, अब इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने खुद के वर्ड्स में इन 4 पे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग. ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. एक मिनट, ये पहले अपन 10th क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो लाइन वाइज ही चलते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, तो इसमें अपन को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, और छोटा सा मतलब. तो इसमें एक बार बुक के पीछे जाओ एंड जस्ट सी दिस. सी, ये आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पूरा गिवन है ना. तो इसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. लाइक मैं कैसे बताऊँ, इतना सा, यहाँ से इतना सा लिख दिया, या इतना सा. इतनी ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, बट हाँ आपकी जो कॉपी की लेंथ है उसके हिसाब से आपको 8 to 9 लाइन, 7 to 8 लाइन्स, या फिर 5 to 6 लाइन्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आपको लिखना है. तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सबसे पहले ये लिख सकते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू सॉइल, टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट. फिर इसमें आप लिख सकते हैं, दिस अलाउज द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. एंड उसके बाद लिख देंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग. ओके, और इसमें फिर आप लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लव. ओके, अब इसमें आप उसके बाद लिख सकते हैं कि it is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जा सकता है? सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. तो इसमें आपको यही बताना है. इसमें आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. टिलिंग क्या होती है? सेम ही चीज़ प्लविंग में भी आएगी, क्योंकि टिलिंग और प्लविंग एक ही चीज़ है. ठीक है, उसके बाद मैंने लेवलिंग पढ़ लिया. लेवलिंग की कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है, बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है आपको वो गिवन है. उसके बाद लूजनिंग ऑफ द सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना है, और फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कैसे हेल्प करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, अपन को वो बताना है. ठीक है, तो अगर आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कवर हो जाएगा. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोइंग का. सोइंग में आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि अब आप सोइंग ऑफ सीड्स में क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं.
इसमें आप देखिए गुड क्वालिटी सीड्स की क्या हो सकती है वो बताएंगे। सीड ड्रिल सोइंग के काम आती है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स यूनिफॉर्मली, ये मतलब यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस डेप्थ, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब। और फिर ओवर क्राउडिंग क्या होती है सोइंग ऑफ सीड्स में, आप वो लिख सकते हैं। तो इससे आपका सोइंग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वीडिंग। क्या है वीडिंग? वीडिंग में मैंने आपको देखो इधर बताया था सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग क्या होती है और वीडिसाइड्स क्या होते हैं। इसी चीज़ को अगर आप इस टॉपिक पे लिखेंगे तो आपको आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। लाइक सबसे पहले आप लिख दीजिए वीड्स आर दी अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। फिर वीडिंग, वीडिंग क्या है, इन्हीं वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। फिर आप ये लिख दीजिए। फिर वीडिसाइड्स क्या है, इन वीड को रिमूव करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ की जाती है उनको वीडिसाइड्स कहते हैं, जो कि ये 2,4-D। और वीडिंग की नेसेसिटी आप बता सकते हैं, यानी कि आप सबसे पहले इसमें डिफाइन लिख दीजिए, उसके बाद उसकी नेसेसिटी लिख दीजिए, है ना। उसके बाद थोड़ा सा वीड्स के बारे में आप स्टार्टिंग में डिफाइन कर दीजिए। और फिर आप बता दीजिए वीडिंग जो है वो सबसे पहले तो मैनुअली भी की जा सकती है और बाय यूजिंग केमिकल्स भी की जा सकती है, जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स। ऐसे करके आप देख सकते हैं पहले वीड्स क्या होते हैं, फिर वीडिंग की डेफिनेशन, उसकी नेसेसिटी, फिर वीडिंग कैसे की जा सकती है, वो मैनुअली और केमिकल से की जा सकती है, उन केमिकल्स को वीडिसाइड्स कहा जाता है। और फिर वो एक वीडिसाइड का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, तो ये आपका वीडिंग में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग ये मैंने आपको बताया था, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन। इसमें केवल आप अगर डिफाइन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। इसमें डिफाइन लिख दीजिए, ये किससे हो सकती है वो लिख दीजिए। हाउ कैन इट बी डन, यानी कि मतलब थ्रेशर के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद इसका अदर नेम लिख दीजिए, आपने इसका अदर नेम लिख दिया। उसके बाद आप उस जैसे अदर नेम इसका विनोइंग है, तो उस विनोइंग से की जा सकती है, वो विनोइंग मशीन से की जा सकती है, तो उसके बारे में लिख दीजिए। तो इसमें आपको पूरे फुल नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब आपको याद हो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, तो इसमें आप ये चारों पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, सेम एज इट इज़। और आपको थोड़ा ज़्यादा करना है, थोड़ा लेंदी बनाना है इसको, तो इसमें आप टेबल में ज़्यादा अच्छा दिखता है वैसे, मतलब जो प्रेजेंटेशन जिस नाम की चीज़ टेबल में अच्छी दिखती है। अदरवाइज यू कैन टेक इट डाउन लाइक फर्टिलाइजर आर मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉइल वाइल मैन्योर इज डैश डैश डैश। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मतलब वाइल लगा के पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद है व्हाट इज़ इरिगेशन, और फिर इसके डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन में मैंने आपको बताया था, ये आपको देखिए, तो इरिगेशन की जिसमें आप इरिगेशन के इस टॉपिक में आप क्या क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इरिगेशन के इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले इरिगेशन की डिफाइन लिख दीजिए, फिर मॉडर्न मेथड्स लिख दीजिए लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद उनके बारे में लगभग 3 to 4 लाइन्स इसमें और 3 to 4 लाइन्स इसमें। हाँ, मतलब आपका भर ही जाएगा कि जो अगर आप ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो अपने आप आपकी 4 to 5 लाइन्स भरी जाएगी। और उसके बाद इन दोनों का डायग्राम बना दीजिए। इसमें आपको ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, आप ये सब करके आएंगे ना तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अब ये मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, आप रबी जो क्रॉप है वो विंटर सीजन में ग्रो होती है और जो खरीफ क्रॉप है वो जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होती है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है इसका तो वीट और इसका पैडी ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब अगर पैडी को अपन रबी क्रॉप में डाल देंगे विंटर में, यानी कि अगर अपन पैडी को विंटर सीजन में ग्रो कर देंगे तो क्या वो ग्रो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो खरीफ सीजन में ग्रो ही इसलिए हो रही है क्योंकि उसको पानी की बहुत नीड है ग्रो होने के लिए। सेम इसी तरह अगर अपन वीट को खरीफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो क्या होगा, वो जो सीड है उसकी जो प्लांटेशन, उसकी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय क्यों होगी? क्योंकि वीट को ग्रो करने के लिए इतना पानी नहीं चाहिए होता है, इसलिए तो वो रबी सीजन में ग्रो होती है। तो अगर उसको अपन ज़्यादा पानी दे देंगे, एक्सेस में वाटर हो जाएगा, तो जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी।
तो इफ़ द क्रॉप इफ़ वीट इज़ ग्रोन इन द खरीफ सीजन द क्रॉप विल डिस्ट्रॉय। इस लाइन को आप 3 to 4 लाइन्स में डिस्क्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स का ही आता है। इसमें आप लिख दीजिए वीट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो, सो इफ़ वी ग्रो द वीट इन खरीफ सीजन द क्रॉप मस्ट बी डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ओके, अब इसमें आपको बताना है कि जो सॉइल है वो कंटिन्यूस प्लांटेशन से कैसे अफेक्ट हो सकती है सॉइल पे। तो उसका आंसर बहुत इजी है। ये भी मैंने आपको चैप्टर पर समझाया था जब बताया था कि क्या होता है इसमें। इसको अगर अपन एक बहुत सिंपली डायग्राम से समझेंगे तो ऐसे समझिए कि जो डॉट डॉट्स हैं ये क्या है, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब अगर अपन इसमें ये अपन ने प्लांट्स उगाए, ये अपन ने प्लांट्स ग्रो किए, तो ये जो इसकी ये वाला न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है वो इधर इसने ले लिया, ये वाला पार्ट इसने ले लिया, ये वाला न्यूट्रिशन का पार्ट इसने ले लिया, ये वाला इसने ले लिया। अब ये तो प्लांट्स निकल गए, मतलब इनको तो अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब जब और प्लांट्स ग्रो होंगे तो ये भी ले लेंगे। तो कुल मिला के अपना इतना जो वो है न्यूट्रिशन का पार्ट वो जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होता जाएगा। तो इसका आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। ये तो आपको समझ आएगा कि क्यों न्यूट्रिशन ख़त्म होते हैं। अब इसका अपन इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके हिसाब से अपन आंसर लिख सकते हैं कि इसमें अगर आप इस पैराग्राफ की लाइंस लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी लगभग 1 to 2 मार्क्स का ही आता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप। ने ये लाइन ना लिखा, फिर लिखी कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जो कंटिन्यूस प्लांटेशन है वो ख़त्म कर देती है, इसलिए therefore farmers have to add manure or fertilizers to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called fertilizing the soil or manuring the soil. Okay, ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। ये तो अपन ने जो वीडिंग में लिखा था ना उसी पैटर्न का आपको पूरा लिखना है कि वीड्स क्या होता है। वीड्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, फिर इनको रिमूव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनकी नेसेसिटी क्या होती है, क्योंकि ये कम्पीट करते हैं दूसरे प्लांट्स से। उसके बाद इनको रिमूव करना ज़रूरी है, तो इनकी रिमूविंग किससे हो सकती है, वीडिंग से। हाउ कैन वी कंट्रोल दैम में, वी कैन कंट्रोल दैम बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स लाइक वीडीसाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें आप देखिए, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगी, उसके बाद प्लविंग ऑफ द सॉइल होगी। मतलब इसमें आपको उल्टा दे दिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ जाती है प्लविंग भी, बट इसमें आपको अलग अलग दे दिया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर प्लविंग द फील्ड, उसके बाद सोइंग करते हैं, उसके बाद मैन्योरिंग करते हैं, उसके बाद इरिगेशन करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। शायद मेरे बुक में आंसर्स गलत लिखे हुए हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसी नंबर वाइज कर लीजिए। लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 1, प्लविंग द फील्ड 2, सोइंग 3, मैन्योरिंग 4, इरिगेशन 5, हार्वेस्टिंग 6 और सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री 7। ओके, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई, नहीं, कंप्लीट दी फॉलोइंग वर्ड पजल्स। इसको आप वर्ड पजल के थ्रू कर सकते हैं और दिस क्वेश्चन कैन कम इन द फॉर्म ऑफ 1 word ऑल्सो। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो इस किससे, वाटर टू द क्रॉप्स यूनिफॉर्मली, मतलब इरीगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग क्रॉप्स ग्रीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। इसका आंसर आएगा स्टोरेज। स्टोर करके ताकि वो पेस्ट माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट रहें, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रहें। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, तो मैंने आपको बहुत बार बताया, इसका आंसर आएगा क्रॉप। फोर्थ क्वेश्चन है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। तो हार्वेस्टिंग इसको प्रोसेस कहते हैं और इसकी मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। अब एक रबी क्रॉप जो कि पल्सेस में भी काउंट होती है, तो ग्राम जो है वो एक पल्सेस में भी काउंट होती है। ओके, 6th है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी कि ये आ जाएगा आपके विनोइंग। यहाँ पे आपको विनोइंग का ब्लॉक्स दे रखा है, वरना अगर आप थ्रेशिंग भी लिखेंगे तो इट इज़ करेक्ट। ओके, अब अपनी बुक की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। आपको अगर कुछ
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात की जाए तो कुछ इस टाइप के होंगे, लाइक एक मिनट, खरीफ और रबी क्रॉप में आपको डिफरेंस निकालना होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने आपको उस वक्त भी इम्पॉर्टेंट बताया ही था। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशंस है ना, वो भी, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और भी है एक दो क्वेश्चन, बताती हूँ आपको। इसमें आप एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैंने आपको टिक लगवाए थे, आप वो भी लिख सकते हैं, मतलब उसका भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंस तो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन उनकी जो वो है इम्पोर्टेंस, उसके बारे में आप लिख दीजिए, है ना। और उसके बाद जो अपन ने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी ना, मतलब स्टेप ऑफ कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नेम अपन ने लिख लिए। अब उन्हीं प्रैक्टिसेस के बारे में अपन ने चार के एक दो या तीन के बारे में तो अपन ने पैराग्राफ क्वेश्चन में लिख लिया, लेकिन जो बाकी के जो बचे हुए हैं 6 या 7, उनके बारे में भी पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है। अब मैंने आपको इतने जैसे चैप्टर समझाया है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप कोई भी वन वर्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, so yes, thank you, this is the today's video and we have completed the first chapter। अपन ने इसमें अपन ने एडिशनल क्वेश्चंस की भी बात कर ली, बुक के क्वेश्चंस की भी बात कर ली, अपन ने चैप्टर भी समझ लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी सेकेंड चैप्टर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, लर्निंग डे।